चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग। इसलिए आज हम लोग देखिए, चाहे नेट का पेपर हो या ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जाएंगे, भौतिक भूगोल में एक पार्ट है समुद्र विज्ञान। ये भौतिक भूगोल में एक पार्ट है समुद्र विज्ञान, उसी का स्टार्टिंग टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई नेट के सिलेबस में जब आप देखेंगे तो भूगोल के 10 यूनिट हैं। अब 10 यूनिट में ये है कि अगर दो मेन पार्ट है भौतिक भूगोल, ये है, इसी का एक पार्ट है समुद्र विज्ञान। इसके अलावा इसके जो पार्ट है अगले, ये भूआकृतिक विज्ञान, आप लोग इसमें प्रीवियस में क्लियर किए होंगे। एक पेपर है पर्यावरण भूगोल, एक है जलवायु विज्ञान। ये चार पार्ट है, समुद्र विज्ञान, भूआकृतिक विज्ञान, पर्यावरण भूगोल और जलवायु विज्ञान। एमए प्रीवियस में आप इसको क्लियर किए होंगे, यूनिवर्सिटी के साथ बता रहा हूँ, बाकी एमए प्रीवियस में यही गया होगा आपका, और एमए फाइनल में आपका ये कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये नेट के सिलेबस में देखेंगे 4 यूनिट आपको मिलेगा। एक हो सकता है लिखा हो जीव भूगोल, जीव भूगोल, तो वो इसी का पार्ट हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा फिर आप जाएंगे नेट के सिलेबस में 5 यूनिट आपको और मिलेगा। ठीक, तो आज हम लोग का टॉपिक समुद्र विज्ञान स्टार्ट होगा। चलिए, अब देखिए समुद्र विज्ञान में कितने टॉपिक आपको कवर करने हैं। नेट के सिलेबस में पहला टॉपिक आपका मिलेगा महासागरीय नितल के उच्चावच। क्या मिलेगा, महासागरीय नितल के उच्चावच। ठीक है, फिर इसके बाद फिर टॉपिक मिलेगा आपका महासागरीय जल का तापमान। अगला टॉपिक आपको मिलेगा महासागरीय जल की लवणता। तो 3 टॉपिक हो गया, महासागरीय जल के उच्चावच, महासागरीय जल का तापमान और महासागरीय जल की लवणता। इसके अलावा आगे देखिए, आगे बढ़िए, फिर टॉपिक आपको मिलेगा महासागरीय महासागरीय निक्षेप। निक्षेप माने होता है जमाव। ठीक है, अगला टॉपिक आपका हो जाएगा ज्वार एवं भाटा। ठीक है, ज्वार एवं भाटा। अगला टॉपिक आपका हो जाएगा परवाल भित्ति। परवाल भित्ति। अगला टॉपिक आपका हो जाएगा महासागरीय जलधाराएं। अगला टॉपिक आपका हो जाएगा महासागरीय संसाधन। अब देखिए, ये है टॉपिक
महासागरीय नितल की उच्चावच, महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय जल की लवणता, महासागरीय निक्षेप, ज्वार एवं भाटा, परवाल भित्ति, महासागरीय जल धाराएं और महासागरीय संसाधन। ये इतने टॉपिक जब आप कवर कर लेते हैं इसका मतलब समुद्र विज्ञान 98% 99% कवर हो जाता है, फिर टॉपिक बचता नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो महासागरीय नितल के उच्चावच होगा। समझ में आ गया सबको? समुद्र विज्ञान किसका हिस्सा है? नेट के सिलेबस में जाएंगे तो या बीए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ाई स्टार्ट करी होगी तो भौतिक भूगोल मिला होगा। तो भौतिक भूगोल में आपको जैसे कि बताया कि उसके 4 या 5 पार्ट बनाए जाते हैं, जैसे भूगोलिक विज्ञान, फिर जलवायु समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, पर्यावरण भूगोल और कहीं कहीं जीव भूगोल भी टॉपिक बायोजियोग्राफी भी बनता है। तो मोस्टली 4 पार्ट है, भूगोलिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और पर्यावरण भूगोल। ठीक है, तो आज हम लोग समुद्र विज्ञान स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। आज इसका पहला टॉपिक चलिए, अब देखिए टॉपिक है आज का महासागरीय नितल के उच्चावच। महासागरीय नितल के उच्चावच। अब देखिए उच्चावच का मतलब देखिए, नितल का मतलब है, जैसे देखिए 2 शब्द होता है, एक होता है तल, एक होता है नितल। तल की अंग्रेजी होती है, कई बार हमने बताया है, सरफेस, और नितल का मतलब होता है बॉटम। बॉटम बॉटम समझ में आया कि नितल, जैसे अगर कोई सागर है मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब पानी यहाँ तक भरा है, ये इसका है नितल और ये इसका है सरफेस। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, अगर नितल गया तो भाई कोई उच्चावच होगा तो उसका बेस नितल होगा, बॉटम होगा। यहाँ कोई कोई स्थलाकृति तो हो नहीं सकती यहाँ से, यहाँ से होगी, इसलिए इस टॉपिक का नाम है महासागरीय नितल के उच्चावच। ठीक है, यानी कि रिलीफ ऑफ ओशन बॉटम, रिलीफ ऑफ ओशन बॉटम। ठीक है, कुछ समस्या नहीं टॉपिक समझने में। अब देखिए अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में आपको सब मिला होगा उच्चावच, रिलीफ। रिलीफ के बारे में आपको ये बताया गया था कि रिलीफ 3 प्रकार के होते हैं। उच्चावच 3 प्रकार की, उनकी 3 श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक श्रेणी की उच्चावच, द्वितीय श्रेणी की उच्चावच और तृतीय श्रेणी की उच्चावच। तो प्राथमिक में हम लोगों ने पढ़ाई की ठीक है, महाद्वीप और महासागर हो गए, द्वितीय में पर्वत पठार मैदान हो गए, और तृतीय में मैंने बताया तृतीय श्रेणी के उच्चावच में स्थानीय उच्चावच आते हैं। और आपको जो जब आप भौगोलिक विज्ञान में जाएंगे तो बहुत सारी स्थलाकृतियां नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा, परिहिमानी के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, इस तरह से बहुत सारे एजेंटों के या प्रक्रमों के माध्यम से बहुत सारी स्थलाकृतियां बनती हैं। जो स्थलाकृतियां बनती हैं उसकी हम लोग तृतीय श्रेणी की उच्चावच या तृतीय श्रेणी की उच्चावच में रखते हैं। यहाँ इस तरह नहीं करना, मतलब समझ के बस ठीक है। आप देखिए उच्चावच में अब ये टॉपिक क्लियर हो गया। आप देखिए इसमें आपका एक हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं कि इसमें इसके कितने कैसे कैसे क्या पार्ट हो सकते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक होगा तो उसका परिचय होगा, परिचय होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिचय हो जाएगा, उसके बाद फिर महासागरीय नितल का वर्गीकरण होगा। वर्गीकरण हम लोग बताएंगे कि जो महासागरीय नितल है, यानी कि सागरीय तट से लेकर के महासागर के नितल तक विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच उनको कुछ कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, जैसे कि देखिए
में महाद्वीपीय मग्न तट पहला हो गया, तट से संलग्न। फिर है महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल। फिर अगला बनेगा महासागरीय उभार, अगला बनेगा गंभीर सागरीय मैदान, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, गंभीर सागरीय मैदान बनेगा। अब देखिए शुरुआत से इसको हम कितने में कन्वर्ट करेंगे। देखिए महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल पे स्पेशली इस पे आपको मिलेगा कैनियन। कैनियन, कैनियन का मतलब जब आप लोगों ने पढ़ा होगा नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति में, नदी द्वारा निर्मित आवर्धन जनित स्थलाकृति में, तो आपको एक टॉपिक मिला होगा बी आकार की घाटी। तो बी आकार की घाटी में आपको बताया गया होगा कि जब बी आकार घाटी की जो शुरुआती अवस्था होती है उसे उस समय गार्ड या कैनियन कहते हैं। तो कुंडलाई तो हूबहू उसी से प्रेरित है, लेकिन ये कहाँ पाया जाएगा? महाद्वीपीय, अधिकतर महाद्वीपीय मग्न ढाल में पाए जाते हैं, कुछ इनका विस्तार महाद्वीपीय मग्न तट पर भी होता है। ठीक है, तो वही हूबहू उसी तरह की स्थलाकृति, एक प्रकार की एक काफी लंबी, काफी पतली एक प्रकार की खाई होती है जिसमें गहराई भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो कैनियन होता है। अब देखिए महासागरीय उभार है, ठीक है, कोई बात नहीं। गंभीर सागरीय मैदान में जब आप आएंगे यहाँ पे कुछ चीजें आपको मिलेंगी। जैसे देखिए एक तो मिलेगा गर्त, मिलेगा महासागरीय गर्त, तो इसको आप चाहें तो एक अलग टॉपिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, महासागरीय गर्त। ठीक है, अब इसी पे आपको कटक भी मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, कटक भी मिलेगा। इसी पे आपको बेसिन भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कटक हुआ, बेसिन हुआ, गर्त हुआ, ये सब सारी चीजें ये गंभीर सागरीय मैदान पर ही मिलेंगी। अब देखिए कटक का मतलब दिमाग में रखिए कि एक प्रकार की पर्वत श्रेणी है जो कि काफी लंबाई में पाई जाती है। ठीक है, पतली और लंबी, ऊंचा उठा भाग होता है मतलब लंबाई में। ठीक है, तो ये कटक होता है। और बेसिन का मतलब एक प्रकार से तालाब, गड्ढा टाइप का हो गया, गर्त हो गया। ठीक है, लेकिन गर्त का मतलब ये ध्यान रखना है कि इस गर्त से थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा तालाब टाइप में, एक नॉर्मल जो गड्ढा होता है, सामान्य से निचाई वाला स्थान जो महासागर में होता है, सामान्य निचाई से और ज्यादा निचाई वाला भाग उसे हम लोग किसमें बेसिन बोलते हैं। नदी बेसिन आपने सुना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका टॉपिक होगा क्लियर, यही देखिए आपको डिटेल में पढ़ना है। तो परिचय हो गया। और महाद्वीपीय निकल का वर्गीकरण, तो महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, शेल्फ महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, महासागरीय उभार, ओशनिक राइज, उभार माने थोड़ा सा उठा हुआ भाग, इसको हम डिटेल में करेंगे अभी। गंभीर सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन, गंभीर सागरीय मैदान सुन लीजिए, गंभीर माने डीप सी प्लेन, महासागरीय गर्त माने समझिए ना एक गर्त खाई, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि मेरियाना विश्व की सबसे अधिक गहरी खाई है, तो वही है। ठीक है, उसमें लोग जाएंगे। ये टॉपिक है स्पेशली आपकी चारी है, ये अलग से बनाया गया है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये आगे देखिए एक और मिलेगा, चाओचो का महासागरीय वितरण। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये बताना है कि प्रशांत प्रशांत महासागर में ये जो है इनकी क्या स्थिति है, अटलांटिक महासागर में है इनकी क्या स्थिति है, हिंद महासागर में इनकी क्या स्थिति है, ये बताना है। तो कुछ टॉपिक हम लोग इसी के साथ कवर कर लेते हैं और कुछ जो टेक्निकल चीजें उसको हम लोग इसमें जाके कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अगर अलग से लिखना होगा तो इन टॉपिकों का जैसे आ गया, मान लीजिए ये तो क्लियर हो गया, परिचय है, वर्गीकरण है, और उस चावल का महासागरीय वितरण का मतलब प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, तो कोई समस्या नहीं है। ये हम लोग अलग अलग महासागरों में जाकर के इनका सबका अध्ययन करते हैं, तो कुछ चीजें हम लोग इसी के साथ पढ़ लेंगे, बाकी कुछ टेक्निकल चीजें इसके साथ हम लोग स्टडी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। आप देखिए महासागरीय निकल के उच्चारण का परिचय,
अब देखिए देखिए ये सबको पता है जिन्होंने भौतिक विज्ञान पढ़ा है कि पृथ्वी की सतह पर निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की उत्पत्ति का कारण क्या है? भूसंचलन। क्या है? भूसंचलन। भूसंचलन। तो पृथ्वी की सतह पर निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की उत्पत्ति का कारण जब भूसंचलन है तो पृथ्वी में महासागर भी आता है। तो मिला के फिर आगे आप एक्सप्लेन करेंगे, कहेंगे किस प्रकार पृथ्वी मतलब पृथ्वी की सतह पर निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का कारण भूसंचलन है। उसी के बाद महासागरीय नितल पर भी जो विभिन्न प्रकार के उच्चावच है वो उनका निर्माण अंतर्जनित और बहिर्जनित भूसंचलन के सम्मिलित प्रभाव से हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि भूसंचलन की दो कैटेगरी है, वो पढ़े भी हैं। एक तो है अंतर्जनित, एक है बहिर्जनित। ठीक है, तो अंतर्जनित और बहिर्जनित भूसंचलन के सम्मिलित प्रभाव से जिस प्रकार पृथ्वी की सतह पर, जिस प्रकार का मतलब पृथ्वी पे स्थल और जल दोनों में आता है, तो जब पृथ्वी की सतह पर निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की उत्पत्ति के कारण भूसंचलन है तो एकदम क्लियर है कि महासागरों पर भी निर्मित विभिन्न प्रकार की उच्चावचों की उत्पत्ति के कारण अंतर्जनित और बहिर्जनित के सम्मिलित प्रभाव से विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का निर्माण हुआ है। तो क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी की हाथ पृथ्वी का ही एक अहम अंग है महासागर, तो महासागर पर भी अंतर्जनित और बहिर्जनित भूसंचलन के सम्मिलित प्रभाव से महासागरीय नितल पर विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का निर्माण हुआ है। कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखिए अगला, औसतन ऊंचाई जो आपके महासागरों की है, गहराई, औसतन गहराई है महासागरों की वो 3800 मीटर है। कितना है? 3800 मीटर है। और महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। कितना है? 840 मीटर है। और इनको जो ये है इसको हम लोग एक कर्व होता है जिसे हम लोग बोलते हैं उच्चता मितिक वक्र। ये प्रैक्टिकल में या हमें प्रीवियस में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग मार्कोमेट्रिक्स पढ़ रहे थे, वो आकार तो उसमें ये सब मिला था, उच्चता मितिक वक्र। तो परिचित है, इसको हेक्सोमेट्रिक कर्व या कहीं की हिप्सोग्राफिक कर्व लिखा है, तो कोई इशू नहीं है। हिप्सोमेट्रिक हिप्सोग्राफिक में कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो महासागरों की औसत गहराई है उसको हम लोग हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा, हिप्सोग्राफिक कर्व के द्वारा, उच्चता मितिक वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए, तो परिचय हो गया तुम्हारा के। परिचय में बस इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह पर निर्मित विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों की उत्पत्ति के कारण भूसंचलन है। ठीक है, फिर आगे आप अगला लाइन जोड़ेंगे कि अंतर्जनित और बहिर्जनित भूसंचलन के सम्मिलित प्रभाव से महासागरों पर भी विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का निर्माण हुआ। ये क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक ये है कि जो महासागरों पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं उसे हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है। बाकी फैक्चुअल जानकारी है कि महासागरों की औसतन गहराई 3800 मीटर फिक्स की गई है, सुनिश्चित की गई है, और महाद्वीपों की सुनिश्चित की गई 840 मीटर। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं, परिचय क्लियर हो गया। अब आगे चलिए। अब हो गया वर्गीकरण। अब देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, महाद्वीप का वह हिस्सा, महाद्वीप का वह हिस्सा जो जल में डूबा हो, महासागरीय जल में डूबा हो। अब मग्न तट है, यानी कि डूबा तट, महाद्वीपीय तट का वह हिस्सा जो जलमग्न हो उसी को हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं।
तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखिए इसकी यानी कि ऐसे आप इसको और क्लियर करते हैं, महाद्वीपीय तट का जलमग्न भाग, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। इसकी औसतन गहराई 100 फैथम, 100 फैथम। इसकी औसतन गहराई कितनी है? 100 फैथम है। और एक फैथम में 6 फीट होता है। एक फैथम में 6 फीट होता है। एक फैथम में 6 फीट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो ढाल है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री सॉरी 3 डिग्री तक है, यानी 1 अंश से 3 अंश तक। ज्यादा ढाल नहीं है, बंकट ज्यादा ढाल नहीं, सुबह में ज्यादा ढाल होता भी नहीं है, ठीक है। हालांकि बदलता रहता है महासागर टू महासागर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं किसी को होना चाहिए कि महाद्वीपीय मंत्र का वह भाग या महाद्वीपीय तट का तटीय क्षेत्र का वह भाग जो जल में डूबा रहता है उसे महाद्वीपीय मंत्र कहते हैं। अब देखिए आगे, इसकी औसतन गहराई कितनी है? 100 फैथम है। एक फैथम बराबर 6 फीट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि पूरा टोटल कितना, लगभग 600 फीट है। और इसका ढाल कितना? 1 अंश से 3 अंश तक होता है, तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब आगे देखिए, ये तो होगी फैक्चुअल जानकारी। अगली जानकारी इसमें ये ऐड करना, क्योंकि ये ढाल इसका कम है, दिख रहा अपने आप दिख रहा कम है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे नदियों के द्वारा या अनेक माध्यमों से यहाँ पे अवसादों का क्या होगा? निक्षेपण होगा। क्या होगा? अवसादों का निक्षेपण होगा, स्वाभाविक निक्षेपण होगा। जब निक्षेपण होगा तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होंगे, और इस वजह से ये क्षेत्र कार्बनिक तत्वों एवं पोषक तत्वों से समृद्ध होगा, समृद्ध होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, क्योंकि इसकी गहराई कम है तो स्वाभाविक है प्रकाश प्रकाश की पहुंच इस क्षेत्र में होगी, यानी कि प्रकाश ये क्षेत्र जो होगा वो प्रकाशित मंडल में आएगा, यानी कि महाद्वीपीय मंडल तक सूर्य किरणें पहुंचेंगी। तो तापमान, प्रकाश और न्यूट्रिएंट्स ये सब मिलेंगे, और इससे क्या होगा? ये क्षेत्र जो है जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध होगा। देखिए बात समझिए, हम लोगों ने कहा से स्टार्ट किया कि भाई जो इसका जल में डूबा है वो महाद्वीपीय मंडल है, और गहराई इतनी है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये स्टार्ट किया कि भाई देखिए इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा या और अन्य प्रकरणों के द्वारा अवसादों का निक्षेपण होता है, जिस वजह से यहाँ कार्बनिक तत्वों और पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रकाश की किरणें पहुंच जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में तापमान और प्रकाश दोनों की उपलब्धता बनी रहती है, जिस वजह से न्यूट्रिएंट प्रकाश मंडल यानी प्रकाश मंडल होने के कारण, प्रकाश और तापमान की पहुंच होने के कारण या उपलब्धता होने के कारण ये क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझने में कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ये बनता किस वजह से है? इसका समझ आ गया। अब देखिए अब देखिए आगे तत्वों के निर्माण के कारण। देखिए एक तो सम्मान तरंग है, कुछ मैं मेन कारण बता रहा हूँ, हमारे किताब में बहुत सारा लिखा है। सम्मान तरंग है, एक समानांतर भ्रंशन है, और प्लेस्टोसीन हिमू को भी डाल सकते हैं। अब बात समझिए, संवहन तरंग का मतलब ये हो गया कि देखिए हमने जब हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें आपको बताया गया था कि प्लेटों की गति के 3 मुख्य कारण हैं: संवहन तरंग, कटक दबाव और स्लैब खिंचाव।
तो ये कहा गया था, और उसमें बताया गया संवहन तरंग मुख्य वजह है, मुख्य बल है जिसकी वजह से प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं और एक दूसरे के समानांतर गतिशील होती है। तो वही संवहन तरंगें इस क्षेत्र में ऐसे ऊपर उठती हैं, ऐसे आती हैं, और वहां पे नीचे ऐसे ऊपर उठती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे नीचे। ये वाला जो एरिया है जहाँ पे संवहन तरंगों की अवरोही शाखा होती है, अवरोही माने ये उतरने वाली अवरोही, और ये तो आरोही हो गया। ये वाला जो हिस्सा है जब ये उस क्षेत्र में होता है जहां पे तट पाया जाता है, तो उस क्षेत्र में अवतरण होने से महाद्वीपीय मंडल का निर्माण होता है। एक रीजन हो गया, ये हो गया समांतर। समांतर भ्रंशन का मतलब बड़े स्तर पे भ्रंशन की क्रिया की वजह से, महाद्वीपीय तट पे भ्रंशन होने की वजह से एक तट मान लीजिए ये बराबर है, ये है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये टूट करके ऐसे ऐसे हो गया, सॉरी के नीचे नीचे हो गया, तो भ्रंशन की प्रक्रिया से तट बन जाता है। प्लेस्टोसीन युग का मतलब ये है कि सबको पता है कि भाई पृथ्वी की का निर्माण जब से हुआ तो उसके निर्माण और अब तक की जो उसका कालानुक्रम है उसमें कई बार हिंदू और अंतर हिंदू आया है। तो लेटेस्ट जो सबसे हम लोगों से एकदम जस्ट जो हम लोग जब हैं जिसके जस्ट पहले जो हिंदू आया था उसे हम लोग कहते हैं प्लेस्टोसीन युग। पृथ्वी की भूगर्भीय समय सारणी में आपको बताया गया होगा कि भाई देखिए हम लोग जी रहे हैं होलोजन युग में, होलोजन युग के पहले जो क्या था, प्लेस्टोसीन था, ठीक है। तो 10,000 साल पहले था वो, तो प्लेस्टोसीन क्या था, एक आइस एज था। तो आइस एज हुआ तो क्या हुआ, समुद्र जो है समुद्र का जलस्तर काफी नीचे हो गया, तो उस समय हिमानी प्रक्रम के द्वारा अपर्दन होने से विशाल, मतलब वो ऊंचाई में कमी है और विशाल चबूतरों का निर्माण हुआ। जब अंतर हिमू आया जिसमें हम लोग रह रहे हैं इस समय, उस वजह से फिर जलस्तर ऊपर बढ़ा और जिससे कटा हुआ हिस्सा वो पानी में चला गया, पानी में जाने की वजह से पानी की मंजर बन गया। तो कोई इशू नहीं किसी को, सबको क्लियर है, बढ़िया। आगे देखिए फिर आता है कि महासागर के कितने परसेंट भाग पे महाद्वीपीय मंगतट पाया जाता है, तो वो है आपका 8.6%। याद कर लीजिए बढ़िया आराम से, 8.6%, ये याद करना चाहिए आपको। आगे आप देखिए अगला जो पॉइंट है कि महाद्वीपीय मंगल का विस्तार किस महासागर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है प्रशांत महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर। कोई दिक्कत किसी को? अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, महाद्वीपीय मंगल पाया जाता है, उसका प्रशांत महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि सब हमने जो बताया है लगभग चीजें सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये भी याद करिए सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मंगल कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में, फिर हिंद। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने दो टॉपिक क्लियर, मतलब इस टॉपिक में हमने दो मेन पहलू को क्लियर किया। एक तो परिचय, परिचय के बाद परिचय और बोल सकते हैं भाई, सबको पता है कि महासागर सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इशू क्लियर है, फिर वो हो गया। फिर महाद्वीपीय महासागर निकल के जो चार उसके क्लासिफिकेशन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहला टॉपिक होगा जो एकदम संलग्न है महाद्वीपीय तट से, मतलब समुद्री तट से, उससे संलग्न जो समुद्र का हिस्सा है जल डूबा, उसे हम लोग महाद्वीपीय तट कहते हैं। फिर महाद्वीपीय क्लियर हो गया, अगला टॉपिक हमारा बनेगा अब अगला टॉपिक बनेगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। तो मग्न ढाल का मतलब क्या होता है, स्लोप, और कॉन्टिनेंटल ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब देखिए स्लोप से ही लग रहा है कि इसमें ढाल ज्यादा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट से संलग्न महासागर का वह भाग जहां प्रवणता अधिक है, यानी कि ढाल अथवा प्रवणता अधिक है, अधिक है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं, ठीक है। तो ये एकदम सबसे वो क्लियर है। अब आगे देखिए क्योंकि प्रवणता अधिक होती है तो अवसाद यहाँ रुकेगा, अवसादों का निक्षेपण नहीं होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है, नहीं होगा, अवसादों का निक्षेपण
नहीं होगा। अगला देखिए, इस क्षेत्र में अंतः सागरीय कंदराएं पाई जाती है। कंदरा माने गुफा होता है, हमने पढ़ा, इसी को यहाँ पे अंतः समुद्री कैनियन भी कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए कैनियन कहाँ पाया जाता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है, हम लोग अंतः समुद्री कैनियन बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, ये क्लियर हो गया कि ढाल इसका अधिक होता है, इसलिए क्षेपण नहीं होगा, तो ये बात क्लियर हो गई। अंतः सागरीय कंदराएं यहाँ पाई जाती हैं, उसके सिद्धांत बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये अंतः समुद्री कैनियन, इंट्रा मैरीन कैनियन कैसे बनते हैं, उसके बहुत सारे सिद्धांत। अब आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है, इसका जो औसत ढाल होता है 5 अंश होता है। 5 अंश, देखिए पहले आपने कितना पढ़ा, 1 से 3 डिग्री, यहाँ हमने कितना पढ़ा, 5 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो महाद्वीपीय मंडल के बारे में पूछे कोई तो बताइए कि महाद्वीपीय मगध से संलग्न महासागर का वह भाग जिसकी प्रवणता काफी अधिक होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मंडल। क्योंकि ढाल अधिक होती, प्रवणता अधिक होती, इस वजह से यहाँ पे किसी भी प्रकार के उत्पादों का निक्षेपण नहीं होता है। ये इस क्षेत्र में अनेक कारणों से अंतः सागरीय कंदराएं या अंतः समुद्री कैनियन का निर्माण पाया जाता है, यानी कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसमें अब टॉपिक बनेगा आपका कैनियन। कैनियन अंतः समुद्री कैनियन के बारे में मैंने पहले से बताया कि जब आप नदी तो आपको मिलता है कि भाई जल स्रोत को मिलता है दियागढ़ घाटी के शुरुआती दौर में गाज और कैनियन बनता है। तो कैनियन का मतलब नहीं बताया गया था कि भाई काफी जो विस्तृत क्षेत्र में हो, लेकिन पतली और सकरी जो घाटियां होती हैं, काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती हैं, उसी को हम लोग कैनियन कहते हैं। सेम यहाँ भी वही कहानी है, कैनियन उसी को बोलते हैं। अब कैनियन जो है, कुछ कैनियन बनते हैं हिमानी के द्वारा, और इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे नदी के द्वारा हो गया। अब हिमानी का मतलब भी नदी हो गया मोटा मोटा, लेकिन हिमानी की गलत प्रोसेस देते हैं, हिमानी हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस से बन सकता है। ठीक है, अब देखिए, कैनियन के निर्माण से संबंधित कई सिद्धांत हैं, यानी कि कैसे बना, इसमें विद्वान एक मत नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सिद्धांत दिया है। तो पहला सिद्धांत है डाना का भूपृष्ठ अपवर्तन सिद्धांत, याद करना, तो बच नहीं सकते, इसको बढ़िया से याद करिए, डाना का भूपृष्ठ अपवर्तन सिद्धांत। ठीक है, सरफेस इरोजन थ्योरी, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। फिर देखिए, पटल विरूपणी सिद्धांत, आगे अंतः सागरीय घनत्व तरंग, अंतः सागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत। आगे देखिए, फिर है पंक तरंग सिद्धांत, पंक तरंग। अब देखिए, इसकी अंग्रेजी भी आप ले जाना, जैसे देखिए इसकी अंग्रेजी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, टर्बिडिटी करंट थ्योरी, करंट थ्योरी। चलिए आगे, अब इसमें देखिए आपको नाम याद करना पड़ेगा, जैसे इसको किसने दिया, डेविस रिजर्व डेविस हो गए, रिजर्व हो गए, और डेविस, रिजर्व और डेली।
अब देखिए अंतःसागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत से रिलेटेड कौन है? सैलिस और फ्लोरेल। सैलिस सैलिस और फ्लोरेल। सैलिस और फ्लोरेल इसके हैं अंतःसागरीय घनत्व सिद्धांत के हैं, ठीक है। और डाना का तो ये है ही, कोई दिक्कत, डाना इसी इससे संबंधित सैफर्ड भी है, सैफर्ड 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 हो गए। सैफर्ड और बियर्ड ने दोनों ने महासागर जितने पूरे विश्व महासागर में 102 से अधिक कैनियन का पता लगाया है, ठीक है। तो सैफर्ड के सिद्धांत जो है डाना का भूपृष्ठ अपरदन सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि आपको जब अनाच्छादन टॉपिक क्लियर किया जा रहा है तो बताया होगा कि जो प्रक्रम है वो कई तरीके से अपरदन करते हैं, जैसे बताया कि क्षैतिज अपरदन, ऊर्ध्वाधर अपरदन, पार्श्विक अपरदन, अभिवर्ती अपरदन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अपरदन की शीर्षवर्ती अपरदन, बहुत सारे अपरदन बताया गया आपको। तो इसमें मेन है, ये कहते हैं कि नदियां जो होती है वो निम्नवर्ती अपरदन जिसे आप ऊर्ध्वाधर अपरदन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊर्ध्वाधर अपरदन या लंबवत अपरदन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत लंबवत अपरदन कहिए, चाहे ऊर्ध्वाधर अपरदन कहिए या निम्नवर्ती अपरदन कहिए, इसके द्वारा नदियां जो होती हैं वो कंदराओं का या कैनियन का, अंतःसमुद्री कैनियन का निर्माण करती है। आगे देखिए क्या है, पटल विरूपणी सिद्धांत। इसमें फोकस नहीं, इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि व्यापक स्तर पे जो भूसंचरण होता है वो संचरण की वजह से इस तरह की चीजें बनती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि भ्रंशन, पटल विरूपणी में जो मुख्य रूप से भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना वो भूसंचरण, तो भूसंचरण में आपको मिलेगा अंतर्जनित बहिर्जनित, तो अंतर्जनित में बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। जो टॉपिक आएगा तो बताऊंगा मैं। तो ये ध्यान रखिए कि पटल विरूपणी डायस्ट्रोफिक थ्योरी है, डायस्ट्रोफिक थ्योरी पटल विरूपण सिद्धांत के अंतर्गत भ्रंशन की मुख्य रूप से भ्रंशन की क्रिया के द्वारा कैनियन का निर्माण होता है। भ्रंशन का मतलब क्या होता है भाई? चट्टान होती है, चट्टान में पहले तनाव होता है, तनाव पर क्रैकिंग होती है, तनाव में दरार पड़ेगा, दरार पर वो फैल जाता है, पहले बाकी ऊपर हो जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं, तो भ्रंशन की क्रिया हो जाती है। भ्रंशन की वजह से अगर कोई चीज नीचे एकदम खिसक गया तो स्वाभाविक है गड्ढा बन जाएगा, गट बन जाएगा, खाई बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगला है अंतःसागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत। ये कह रहे हैं कि जो पानी है, पानी के घनत्व में डिफरेंस की वजह से बहुत सारी जलधाराएं चलती हैं, और जिस वजह से वो जो जलधाराएं चलती हैं उसकी वजह से कैनियन का निर्माण होता है। इसी तरह से पंख तरंग सिद्धांत का मतलब ये कहते हैं कि जल में जल होता है, जल में पंख, पंख माने एक प्रकार की जो है ना, ये कह सकते हैं कि ओशन डिपोजिट होता है, समुद्रीय निक्षेप होता है, मतलब मिट्टी सिल्ट इस तरह से आप करिए, यानी कि जो अवसादों की जो कैटेगरी होती है उसमें सबसे महीन कैटेगरी, सबसे सूक्ष्म कैटेगरी क्या होती है? पंख होती है। कोई दिक्कत नहीं है, पंख पंख तरंग सिद्धांत, पंख खुला रहता है, उस वजह से जब तरंगे चलती हैं तो वो तटीय भागों में जा करके, महाद्वीपीय मग्न खाल पे जा करके वो क्या करती है? टकराती है, उससे कटाव करती है, इस वजह से ये बनता है। इसके समर्थक कौन है? डेविस, रिडर और डेली। तो कुल के विद्वान एक मत नहीं है, कई तरह के लोग, कई तरह के सिद्धांत है, और कई कोई सिद्धांत कहीं सही लगता है, किसी का नीति निर्माण में सही लगता है, कोई सिद्धांत किसी का नीति निर्माण में सही लगता है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दाना का भूपृष्ठ अपरदन सिद्धांत हो गया। पटल विरूपणी सिद्धांत में आपको किसी भूमिका का नाम याद नहीं करना। अंतःसागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत में किसका नाम याद करना? फ्लोरेल का। पंख तरंग सिद्धांत में डेविस, रिडर और डेली का, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्बिलिटी करंट थ्योरी। पटल विरूपणी सिद्धांत बताया है, इसका अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो एरियल इरोजन थ्योरी, सरफेस इरोजन थ्योरी, सॉरी सरफेस भूपृष्ठ इरोजन, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखिए अब देखिए हम लोगों ने दो टॉपिक वर्गीकरण में क्लियर किया, एक मग्न तट, एक मग्न ढाल,
अब अगला है महासागरीय उभार। महासागरीय उभार ये टॉपिक ज्यादा कुछ नहीं है। तो महासागरीय महाद्वीपीय उभारी बोलिए, महाद्वीपीय सही कर लीजिएगा, महाद्वीपीय उभार। ठीक है, ये दिमाग में रखिए कि जहाँ पे महाद्वीपीय, जैसे देखिए अगर मान फिगर बनाया है ऐसे, तो ये वाला हिस्सा है, मान लीजिए ये वाला हिस्सा, ये मान लीजिए बंगल ढाल है, बंगल ढाल, ये मान लीजिए ये मग्न तट है, मग्न महाद्वीपीय मग्न तट, ये हो जाएगा मग्न ढाल हो जाएगा। और जो ये हिस्सा हल्का सा ये यहाँ पे ऐसे, इसी को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय उभार। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। और ये पूरा हिस्सा जो इसको हम लोग गंभीर सागरीय मैदान बोलते हैं। कोई महासागर ले लेंगे तो इसकी तरफ जो है आपको महाद्वीप मिलेगा ही। ठीक है, तो ये इसका मतलब महाद्वीपीय उभार का मतलब हो गया महाद्वीपीय मग्न तट और गंभीर सागरीय मैदान के मध्य महाद्वीपीय उभार की स्थिति होती है। इसका ढाल जो होता है वो महासागरीय मैदान की तुलना में तो अधिक होता है, लेकिन मग्न ढाल की तुलना में कम होता है। स्वाभाविक मग्न ढाल से ज्यादा होता है। तो जो महाद्वीपीय उभार जो होता है ये गंभीर सागरीय मैदान और महाद्वीपीय मग्न ढाल के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र होता है। संक्रमण क्षेत्र होता है जिसका ढाल गंभीर सागरीय मैदान की तुलना में अधिक, किंतु महाद्वीपीय मग्न ढाल की तुलना में कम। बस इतना ही याद करना है, तो कुछ नहीं होता। क्लियर हो गया आपका, हो गया टॉपिक महाद्वीपीय उभार। अब देखिए इसमें जब आप आएंगे गंभीर सागरीय मैदान में, देखिए ये क्षेत्र जो होता है ये भूजंतरण से काफी अप्रभावित क्षेत्र होता है। ज्यादा भूजन की प्रक्रियाएं ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं, तो ये भूजंतरण से प्रभावित क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग अगाध सागर मैदान भी बोलते हैं। अगाध सागरीय मैदान। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कुछ होता ही नहीं है, कोई जियोमॉर्फिक प्रोसेस या भौतिक घटनाएं नहीं होती। अब देखिए इसमें इसी अगाध सागरीय मैदान में देखिए ये जो बना है ये ऐसे, जब ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं तो कुछ ऊंचाई वाली प्रक्रियाएं बनती हैं जिसे हम लोग सी माउंट तथा बुयोट कहते हैं। सी माउंट तथा बुयोट कहते हैं। ठीक है, अब ये सी माउंट जो है जिसका नुकीला भाग होता है उसे सी माउंट बोलते हैं, और जो जिसका ऊपरी भाग जो होता है थोड़ा सा पठारनुमा होता है, चौरस होता है, समतल होता है, उसे हम लोग बुयोट बोलते हैं। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा गंभीर सागरीय मैदान पे जो प्रक्रिया बनती है, जो ऊंचाई वाली प्रक्रिया बनती है, और उसमें सीमांत का जो होता है शिखर होता है नुकीला होता है, चौरस होता है, समतल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि अब देखिए आगे, फिर मैंने आपको बताया कि देखिए इसी क्षेत्र में आपको गर्त भी मिलेंगे, कटक भी मिलेंगे, इसी वाले क्षेत्र में दो प्रकृतियां आपको मिलेंगी। कटक होता है, कटक के बारे में ये बताया कि जहां पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अपसारी प्लेट सीमा। तो मान लीजिए इसी को हम लोग कर देते हैं, इसी एरिया मान लेते हैं, बना देते हैं, मोटा कर देते हैं। यहाँ प्लेटें देखिए ऐसे दूर जा रहे हैं, ऐसे दूर जा रहे हैं। इस क्षेत्र में जब प्लेटें दूर जाती हैं इस वजह से नीचे से ज्वालामुखी प्रोसेस के द्वारा इस किनारे में ऐसे निक्षेप होता है, ऐसे निक्षेप होता है। मान लीजिए ये जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो इस पे ज्वालामुखी किनारे किनारे पे जैसे जाएगा तो भ्रंश घाटी बन जाएगा। स्वाभाविक है, यहाँ पे बन जाएगा भ्रंश घाटी बन जाएगा।
और इस भ्रश घाटी के दोनों तरफ ज्वालामुखी पदार्थ जो बाहर आएगा वो निक्षेपित होगा। इससे क्या होगा, महासागरीय कटक बनेगा। जैसे सपोज दैट जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप यहाँ कटक का है, उसे हम लोग बोलते हैं मिड अटलांटिक कटक, जो कहाँ है अटलांटिक महासागर में। मिड अटलांटिक कटक, ठीक है। तो कटक बनता है, वो वहां बनता है जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ज्यादातर यही देखा गया, जब प्लेटें दूर जाती हैं तो फिर अंदर से ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा लावा ऊपर आता है और वो लावा भ्रंश घाटी के दोनों तरफ निक्षेपित होता है, जिससे महासागरीय कटक बनता है। अब महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त का मतलब समझिए खाई। अब खाई जो होता है वो, जब आपने पढ़ा, ये तो अब सारी प्लेट सीमांत हो गया, सारी प्लेट सीमांत बनेगा अमूमन समान परिस्थिति में। अब देखिए, मान लीजिए अब सारी प्लेट सीमांत है, ठीक है, तो कटक हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी में गर्त की, इसकी बात कर रहे हैं गर्त की। अब गर्त में देखिए, अब सारी प्लेट सीमांत जब प्लेटें मिलती हैं, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय सारी प्लेट सीमांत, महाद्वीपीय और महासागरीय सारी प्लेट सीमांत जब मिलती हैं, तो महासागरीय प्लेट सीमांत क्योंकि भारी होती है, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, तो वो नीचे जाती है और जहां से जाती है, बताया गया था कैसे, मान लीजिए प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट ऐसे होता है, इस क्षेत्र में ये गर्त बनता है। जैसे मान लीजिए अगर क्षेत्र पूरा कंप्लीट ऐसे है, इस क्षेत्र में ऐसे यहाँ पे ऐसे गर्त बन जाए, ठीक है। ये गर्त आपको कई मिलेंगे, ठीक है। तो गर्त जो होता है खाई होता है, जो अभिसारी और महासागरीय अभिसारी प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारी प्लेट पर महाद्वीपों के संलग्न बनता है, ठीक है। और जब महासागरीय महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत बनता है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर जापान के पास, तो जापान पे आप देखेंगे यूरेशिया है, यूरेशियन प्लेट है, और उधर से पैसिफिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलने से जापान के जस्ट पूरब में उस एरिया में बहुत सारे गर्त आपको मिलेंगे, एक लाइन में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, तो वहां पे बहुत सारे गर्त बनते हैं। तो गर्त का मतलब खाई होता है, गर्त होता है, जो कि अभिसारी प्लेट सीमांतों पर बनता है। अगर प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पास है, ठीक है, तो इस तरह क्षेत्रों में जो गर्त बनता है वो महाद्वीपों के संलग्न क्षेत्र बनता है। और अगर प्लेट महासागरीय महासागरीय प्लेट सीमांत है, तो वो प्लेट दूर सागर में बनते हैं, महाद्वीपीय तट के संलग्न नहीं बनते हैं, बल्कि दूर सागर में बनते हैं। तो कोई इशू नहीं है, गर्त के बारे में क्लियर हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो कोई मुद्दा है नहीं। अब देखिए, एक जो पॉइंट हम लोग मिस किए हैं, पॉइंट ये है कि महाद्वीपीय मग्न का वितरण तो हमने पढ़ा, लेकिन महाद्वीपीय मग्न ढाल का पढ़ा नहीं। तो वो उसमें आप ऐड कर लीजिएगा कि महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार जो होता है संपूर्ण विश्व के महासागर के 1.5% क्षेत्र पर है, और ये भी सबसे ज्यादा परसेंटेज का कहाँ है, किसका, मग्न ढाल का, इसको ऐड कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा कहाँ, अटलांटिक में है, फिर कहाँ प्रशांत में है, फिर कहाँ हिंद में है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, इसी तरह से गंभीर सागरीय मैदान है, गंभीर सागरीय मैदान है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये लगभग 75.9% भाग पे है। संपूर्ण जो महासागर है, जो द्वीप है, उसके 75.9% भाग पे गंभीर सागरीय मैदान पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, प्रशांत में पाया जाता है, प्रशांत, अटलांटिक, अटलांटिक, हिंद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशांत अटलांटिक हिंद हो गया। अब क्षेत्रफल क्लियर हो गया कि भाई महाद्वीपीय मंडल जो 8.6% भाग पे सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक महासागर, उसका प्रशांत हिंद। फिर महाद्वीपीय मंडल कहाँ पाया जाता है, 8.5% पाया जाता है अटलांटिक में, फिर प्रशांत में, हिंद में। गंभीर सागरीय मैदान सबसे कहाँ पाया जाता है, प्रशांत, क्योंकि प्रशांत देखिए सबसे बड़ा महासागर है। अब दो चीज स्वाभाविक है, अगर मग्न ढाल और महाद्वीप, महाद्वीपीय मंडल और महाद्वीपीय मंडल अटलांटिक महासागर में ज्यादा पाया जा रहा है परसेंटेज में, प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, टोटल में तो प्रशांत में ज्यादा रहेगा ही। तो ये 100% क्लियर है, प्रशांत बड़ा तो गंभीर सागरीय मैदान प्रशांत में ज्यादा पाया, क्योंकि हिंद महासागर बहुत छोटा है, हिंद महासागर
तीनों तीनों जो उच्चावच है उसके मामले में वो वहाँ पे कम से पाया जाएगा। ठीक है, तो गंभीर सागरीय मैदान में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि गंभीर सागरीय मैदान भूसंचरण से मोटा मोटा अवसादी क्षेत्र जिसको आधार सागरीय मैदान भी कहते हैं, लेकिन जियोमार्फिक प्रोसेस होता है ज्वलन की प्रक्रियाओं से बहुत सारी ऊंचाई वाली स्लाकृतियां बनती हैं जिसे सी माउंट और बियोट कहते हैं। सी माउंट का नीला होता है, जबकि जो है जो चौपट जो सपाट 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 होता है उसे लोग बियोट बोलते हैं। और इस क्षेत्र में घटक और गर्त की विविधता पाई जाती है। घटक सीमांत पर अपसारी यानी जहाँ पेटी दूसरे से दूर जाती है वहां पर उसके घाटी के दोनों तरफ ज्वलन की प्रक्रिया के द्वारा लंबाई में जो है घटक निर्मित होते हैं। घटक का मतलब मैंने बताया था, महासागरीय घटक का मतलब होता है एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला है जो कि महासागर में पाई जाती है, जो लंबी और सक्रिय क्षेत्र में लेकिन विस्तृत काफी लंबाई में पाया जाता है। गर्त का मतलब गड्ढा होता है, मैंने बताया अवसारी प्लेट सीमांत पर। महाद्वीपों के संलग्न क्षेत्रों पर महासागरीय प्लेट सीमांत के और महाद्वीपीय प्लेट सीमांत के नीचे जाने पर क्योंकि भारी होती महासागरीय प्लेट सीमांत तो वहां जो गर्त बनता है वहां भी गर्त बनता है, वो महाद्वीपीय तट से संलग्न बनता है। जबकि महासागरीय अवसारी प्लेट सीमांत की स्थिति में जो गर्त बनता है वो महाद्वीपीय तट के संलग्न ना होकर के थोड़ा सा दूर महासागरों में बनता है। उसका रीजन ये होता है। और उसमें देखिए ध्यान रखिए महासागरीय अवसारी प्लेट सीमांत में जो प्लेट ज्यादा महासागरीय होगी वही भारी होगी, वही अंदर में जाएगी। ठीक है, जैसे यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट एशियन प्लेट है और पैसिफिक प्लेट। तो स्वाभाविक एशियन प्लेट में एशियन कॉन्टिनेंट है तो हल्की है, पैसिफिक प्लेट क्या बोलते हैं महासागरीय इसलिए ज्यादा भारी, तो पैसिफिक प्लेट की जाएगी। और उस एरिया में जापान का मैंने एग्जाम्पल है, जापान के पूर्वी भागों में ऐसे तो जाते रहिए आप, फिलीपींस हो गया, फिर उधर ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगी, उधर का बहुत सारे गर्त आपको खाइयां मिलेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आपने जो है दो टॉपिक क्लियर किया, एक तो पद्य क्लियर किया, फिर महाद्वीपीय महासागरीय निकल के उच्चावच जो क्लासिफिकेशन का जो मेन घटक थे, जो उच्चावच जिनको हमने चार या पांच भागों में बांटा था, महाद्वीपीय मंगतट, महाद्वीपीय मंगढाल, इसके अलावा फिर हमने बताया था महाद्वीपीय उघाड़, भी बताया था गंभीर सागरीय मैदान। सब मोटी मोटी जानकारियां आपने इकट्ठा कर ली। अब देखिए चीज और ध्यान रखिए कि भूसंचरण के अलावा जैसे स्पेशली महाद्वीपीय मंगतट के विस्तार को महाद्वीपीय जो समुद्री तटीय क्षेत्र है वहां पर कोई पर्वत वगैरह पाया जाएगा तो स्वाभाविक महाद्वीपीय मंगतट का विस्तार कम हो जाएगा, और जहां पर समुद्री तटीय क्षेत्र ज्यादा पाया जाएगा वहां पर महाद्वीपीय मंगतट का विस्तार ज्यादा होगा क्योंकि पर्वत होगा सीधा तो कम एरिया मिलेगा, तो स्वाभाविक है वहां पर महाद्वीपीय मंगतट का विस्तार कम पाया जाएगा। और जहाँ पे तटीय क्षेत्र होगा, ज्यादा समुद्री तटीय क्षेत्र होगा, वहां पे महाद्वीपीय मंगतट का विस्तार अधिक पाया जाएगा। ठीक है, ये कुल के आपका ये टॉपिक है। अब इसमें आपको अलग से कुछ जैसे अगला टॉपिक जो आपका बनेगा, मैंने एक टॉपिक बताया था महासागरीय उच्चावचों का महासागरीय वितरण। उसमें जैसे मान लीजिए अटलांटिक महासागर है, अब आप ये दिमाग में रखिए कि जो बताया गया है उसी में से आपको मेन पढ़ना है। ठीक है, तो अब अगर पूरा लिखना पड़ेगा तो आपको अटलांटिक महासागर के बच्चे बताना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, और फिर वहीं उसी टॉपिक जो कॉमन टॉपिक है महासागर इंटरसेक्शन आगे आपको पढ़ना है। जैसे अगर मुझे बताना हो अटलांटिक महासागर के विभिन्न अटलांटिक महासागर ये निकल के उच्चावच, तो हम परिचय में देंगे कि अटलांटिक महासागर जो है तो इसके बटा 3 भागों के बटा 6 भागों में पाया जाता है, या प्रधान महासागर से छोटा है। ठीक है, इसकी उपस्थिति जो है तथा यूरोप अफ्रीका के मध्य में है। ठीक है, ये हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। फिर आप बताएंगे जो है विभिन्न प्रकार के अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उच्चावच। अब देखिए टेक्निकल मिनट की आप तैयारी करें तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखिए जब आप महान इसमें जाइए उच्चावच में तो आप दो चीज देखिए, कोई गर्त है जिसका नाम पूछो, कोई कटक है, तो महासागरीय उच्चावच में जब जाएंगे तो आपको मिलेगा मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक, मिड अटलांटिक रिज। जब आप पढ़ेंगे ना इसको, जैसे मान लीजिए हम बना देते हैं उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, और मान लीजिए ये यूरोप है,
या यूरेशिया है, और ये मान लीजिए अफ्रीका है। ठीक, अब इसी के बीच में अटलांटिक महासागर, तो ये कटक पाया जाता है जो एस आकार का है, और ये हमारा ऐसे चला गया है 0, एस आकार का है। इस लगभग इसकी लंबाई 14,400 किलोमीटर है, तो बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये चूंकि जो ये प्लेस है, ये यहाँ पे ये क्षेत्र अपसारी प्लेट सीमांत का भी क्षेत्र है, प्लेट यहाँ पे से दूर जा रहा है। ठीक है, तो जो इस तरफ उभाड़ पाया जाता है मिड अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं डाल्फिन उभाड़, दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, चैलेंजर उभाड़ क्या बोलते हैं, डाल्फिन बोलते हैं, चैलेंजर उभाड़। ये आपको याद करना पड़ेगा, चैलेंजर उभाड़, चैलेंजर उभाड़। ठीक है, इसको अगर वर्ल्ड के नक्शे पे आप जाएंगे तो जो ग्रीनलैंड से संलग्न जो एरिया है, ग्रीनलैंड यानी यहाँ पे ये देखिए किलोमीटर ग्रीनलैंड यहीं पे है, यहाँ इस क्षेत्र में इसका जो कटक इसकी चौड़ाई काफी बढ़ जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार, टेलीग्राफिक पठार। ठीक है, और स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच जो कटक होता है इसे हम लोग बोलते हैं बिबिल टॉमसन कटक, बिबिल टॉमसन कटक। ठीक है, तो टेलीग्राफिक पठार हो गया, बिबिल टॉमसन कटक हो गया। एक और कटक मिलता है, और इधर जो उभार पाया जाता है उत्तरी अमेरिका से, इसे हम लोग बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। यहाँ देखेंगे एक द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड उभार, ये है। तो 3 से 4 टर्म आपको मिले। पहली बात, ये मिड अटलांटिक कटक है जो एक महत्वपूर्ण आकृति है, जो कि अटलांटिक महासागर के मध्य में इस आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई है, 14,000 लंबाई है। इस भूमध्य के उत्तरी भाग को हम लोग बोलते हैं डाल्फिन उभार, दक्षिणी भाग को बोलते हैं चैलेंजर उभार। इसके लिए विभिन्न प्रकार के, जैसे जहां पे इसकी चौड़ाई ग्रीनलैंड के आसपास बढ़ जाती है उसको बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार। और आइसलैंड और स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का मतलब ब्रिटेन यूके, वो और आइसलैंड लेकिन है ग्रीनलैंड के जस्ट ऐसे ही दिख रहे, थोड़ा उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व में है, और इधर हमारे ब्रिटेन हो गया, कटक पाया जाता है। और न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, आप जाइए उत्तरी में जहाँ पे यूएसए खत्म होता है और कनाडा चालू होता है, जस्ट उसी के पास ऐसे ऐसे है, यहाँ पे है न्यूफाउंडलैंड द्वीप। तो उसके पास जो उभार पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूफाउंडलैंड उभार। अब देखिए इधर आएंगे आप, तो यहाँ पे कटक है अफ्रीका से कटा हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं बाल्बिस कटक, और ये रियो ग्रांडी इस तरफ एक कटक है, इस तरफ ऐसे आया है, जिसे लोग बोलते हैं रियो ग्रांडी, तो ये है रियो ग्रांडी उभार, ये है बाल्बिस कटक। तो इतना जब आप जान जाएंगे तो इससे आपको अटलांटिक महासागर के जो गंभीर सागरीय मैदान पे जो आकृतियां पाई नेट के बेहद इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बताया आपको, याद करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं डाल्फिन उभार, इसको बोलते हैं चैलेंजर उभार। इसमें भी बहुत सारी चीजें जो जहाँ पे ये कटक जो चौड़ा हो गया तो हम लोग बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार, जो आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच हम लोग बोलते हैं बिबिल टॉमसन कटक, जो उत्तरी अमेरिका के संलग्न जो इसका जो भाग है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूफाउंडलैंड उभार। और जो इधर वाले भाग को चैलेंजर उभार बोलते हैं, जो अफ्रीका के संलग्न जो कटक उसे हम लोग बाल्बिस कटक बोलते हैं। जो सर उत्तर को, सर उत्तर उत्तर साइड में वो कटक को क्या बोलते हैं, क्या लिखे हैं? उत्तर का जो उसे हम लोग बोलते हैं जो मिड अटलांटिक कटक का जो उत्तर वाला भाग उसे डाल्फिन बोलते हैं, डाल्फिन, डाल्फिन। हाँ डाल्फिन, उत्तर वाले भाग को डाल्फिन बोलते हैं, कटक और दक्षिण वाले को चैलेंजर बोलते हैं। ठीक, ठीक। अब इसके अलावा जो है, अब इसमें भी सब पार्ट है, हमने बताया कटक का जो भाग काफी चौरस हो जाता है, फैल जाता है, उसे हम लोग पठार बोलते हैं। तो ये महासागर में इसे पठार, जैसे टेलीग्राफ पठार बोलते हैं, जो कि ग्रीनलैंड के आसपास है। ठीक, टेलीग्राफिक। और
स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच जो कटक है उसे हम लोग बिबिल टॉम्पसन कटक बोलते हैं, बिबिल टॉम्पसन कटक। और यहाँ पे जो है उत्तरी अमेरिका से संलग्न उसे हम लोग बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड उभार। उभार कटक लगभग एक ही चीज है, दिमाग में रखना, मतलब कहने का मतलब वो एक सब पार्ट है सब। इधर आइए, इधर अफ्रीका संलग्न क्या मिलेगा, बारबुस कटक मिलेगा, दक्षिण अमेरिका संलग्न क्या मिलेगा, रियो ग्रांडे उभार मिलेगा। ठीक है, तो अभी एक मोटी मोटी मैंने आपको जानकारी दी है। बाकी देखिए इसमें आपको बहुत सारे गर्त याद करने पड़ेंगे। अटलांटिक महासागर है, मैं आपको नक्शा बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को? बस 5 मिनट और, बाकी कल इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे और फैक्चुअल जानकारी के साथ। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम लोग मैप बनाए ऐसे मान लीजिए। ठीक है, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है नहीं। ये 0 डिग्री रेखा, अब देखिए तो कटक तो मैंने बता दीजिए, कटक ऐसे है, ये आपका ऐसे, ये ऐसे आपका मिडिल अटलांटिक कटक है। अब मैंने बताया कि देखिए ये ग्रीनलैंड यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए यूएसए है, ये कनाडा है। ठीक है, यहाँ पे जो उभारी थी हम लोग बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड उभार। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पठार चौड़ा हो जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं टेलीग्राफिक उभार, टेलीग्राफिक उभार। और यहाँ पे इसी का एक शाखा ऐसे गया है, ये ऐसे नहीं, ये मान लीजिए ग्रीनलैंड है, यहीं से एक शाखा ऐसे गया जिसे हम लोग बोलते हैं बिबिल टॉम्पसन कटक, बिबिल टॉम्पसन कटक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड उभार, और ये पूरे को हम लोग बोलते हैं डॉल्फिन, डॉल्फिन उभार। कोई समस्या नहीं, पूरे किधर को हम लोग चैलेंजर उभार बोलते हैं। और इसका इससे जो एक शाखा इधर गई है जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्बिस कटक, एक शाखा जो इधर गई जिसको हम लोग बोलते हैं रियो ग्रांडे उभार। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें कुछ गर्त पाया जाता है, गर्त का मतलब जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये कैरेबियन सागर है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? आपको पता है भाई ये उत्तरी दक्षिण में क्या, उत्तरी में क्या जस्ट नीचे जो है ये सागर, इसको हम कैरेबियन सागर बोलते हैं। यहाँ पे 2 गर्त है इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं नरेश गर्त। गर्त का मतलब देखिए, अभी गर्त वाले टॉपिक में हम लोग चलेंगे कल। तो गर्त होता है, सब होता है खाई। तो गर्त माने होता है काफी गहरा होता है, और खाई माने जो लंबा भी हो गहरा भी। ठीक है, तो गर्त को हम लोग डीप बोलते हैं हिंदी में, और खाई को हम लोग ट्रेंच बोलते हैं, जैसे मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच मतलब लंबा भी है और गहरा भी। ठीक है, यहीं तो नरेश गर्त पाया जाता है, यहीं पे एक पाया जाता है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो 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 रिको। 2 गर्त है इसमें, इसको आप याद रखिए, प्यूर्टो रिको गर्त और नरेश गर्त, ऐसे दोनों आस ही पास है, यानी कैरिबियन सागर में ही है। ठीक है, ये आपका अटलांटिक महासागर, ऐसे बहुत सारी बेसिन पाए जाएंगे, तो बेसिन में जब आपको मैथ क्लियर रहेगा तो कल मैं एग्जाम्पल देकर के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको विभिन्न प्रकार के, अब जो महासागर है उसमें उच्चावच का देखिए नेट के दृष्टिकोण से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लिखना है तो फिर वहीं पहले अटलांटिक महासागर का परिचय, फिर अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के महासागर, उच्चावच महाद्वीपीय मंगल के बारे में बताइए, महाद्वीपीय मंगलभाग के बारे में बताइए, महाद्वीपीय उभार के बारे में बताइए, गंभीर सागरीय मैदान के बारे में बताइए। गंभीर सागरीय मैदान में कटक, मिडिल अटलांटिक कटक से बहुत सारी गर्त हैं, खाइयां हैं, उनके बारे में बताइए। ये सब बताते रहिए तो एकदम वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो कल हम लोग ओवरऑल इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन का टॉपिक यही आपका है कि ये जो विभिन्न जो महासागर हैं तीनों, उसमें जो विभिन्न उच्चावच है उनके वितरण को हम लोग थोड़ा डीप में जाके मैप में जाकर के देखेंगे। इससे जो समुद्री क्षेत्र में जो कटक हैं, जो गर्त हैं, जो पठार हैं समुद्री क्षेत्र में, या जो द्वीप है, इस तरह की स्थिति आप एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई पूछे आपसे कि मिड अटलांटिक कटक कहाँ पाया जाता है, तो अटलांटिक महासागर में पाया जाए, उत्तरी
क्या कहते हैं उससे संलग्न और पार्ट उसके क्या है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसी बात क्लास कंक्लूड करते हैं। कल फिर जो है हम लोग इस टॉपिक को इसी समय लगभग 5 बजे के आसपास इसको देखेंगे। ठीक है, ओके चलिए सर। ओके, इसको देख लीजिएगा दोबारा।